हेलो एवरीवन। आज हमारा पहला लेक्चर है फ्रॉम द स्टेप 2 सीरीज और इस स्टेप 2 सीरीज का पहला लेक्चर होने के साथ साथ ये पल्मोनोलॉजी का भी पहला सेक्शन है। तो इट इज़ अबाउट फ्लो वॉल्यूम लूप्स। अब फ्लो वॉल्यूम लूप्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे के जो पैथोलॉजिकल पैटर्न्स हमारे पेपर में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका नॉर्मल वॉल्यूम फ्लो लूप होता है, ये होता क्या है। जब हम एक पेशेंट हमारे पल्मोनोलॉजी क्लिनिक पे आता है तो हम उसको एक स्पायरोमीटर, एक डिवाइस होता है, और उस स्पायरोमीटर के अंदर पेशेंट को कहते हैं कि उसको वो अपनी लिप्स में होल्ड करे, मैक्सिमम इंस्पिरेशन करे और फिर फोर्सफुल मैक्सिमम जितनी वो तेज एक्सपायर कर सकता है उतनी फोर्सफुल एक्सपिरेशन करे। ठीक है, आप इसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। द पॉइंट इज कि उस इंस्ट्रूमेंट की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है दैट इज कॉल्ड द फ्लो वॉल्यूम लूप। अब इस फ्लो वॉल्यूम लूप में बहुत सारी पैथोलॉजीज होती हैं जो हमें वॉल्यूम फ्लो का पैटर्न देख के अंदाजा हो जाती हैं, और इसके बहुत सारी फिजियोलॉजिकल इंडिकेशंस भी हैं, इससे हमें बहुत सारे वॉल्यूम्स का अंदाजा भी हो जाता है। अगर आप इस वॉल्यूम फ्लो लूप को देखें, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम पेशेंट को कहते हैं कि यहाँ से वो इंस्पायर करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब इसको गौर से अगर आप देखें, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। जो पॉइंट 0 है इस ग्राफ का वो ये है, और यहाँ से पेशेंट इंस्पायर कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर ऑल ऑफ यू नो कि एक बेस लाइन लेवल ऑफ ऑक्सीजन या एयर हमेशा रहती है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये वो एयर है जो कभी भी हमारे लंग्स को लीव नहीं करती। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों लीव नहीं करती है? क्योंकि देखें, जब आप इंस्पायर कर रहे हैं तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जब आप एक्सपायर कर रहे हैं तो ब्लड तो तब भी फ्लो कर रहे हैं, उस टाइम पे भी गैसेस एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपकी वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कंटिन्यूस गैसेस एक्सचेंज को हेल्प करती है। और दूसरा ये होता है कि आपके जो लंग्स हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करते हैं कि ये आपका एक एल्वियोलस है, इसके अंदर एक खास अमाउंट ऑफ एयर हर टाइम पे है। ठीक है, अगर ये एयर खत्म हो जाएगी तो लंग का एक पूरा पैच कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज लंग्स आर एयर बैग्स। ठीक है, अगर वो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे तो वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम के दो फायदे हैं। पहली बात ये है कि इसके अंदर से हमें कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ एयर होता रहता है, गैसेस एक्सचेंज, और दूसरा ये होता है कि कंटिन्यूस ब्लड फ्लो को भी ये हेल्प करता है। तो ये तो इसका एक फिजियोलॉजिकल रीजन हो गया कि ऐसा क्यों है। अभी रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि ये तकरीबन 1.2 to 1.5 लीटर्स तक एयर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर होती है। पेशेंट यहाँ से इंस्पायर करना स्टार्ट करते हैं। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है, जब हम उसके अंदर सक करते हैं एयर को, सक्शनिंग प्रेशर हमेशा डिवाइसेस पे नेगेटिव रिकॉर्ड होता है। वो नेगेटिव प्रेशर हमेशा, अब यहाँ पे देखें कि ये बेस लाइन है, ठीक है, जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन होती है, और उससे नीचे नेगेटिव इंस्पिरेशन का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है वो नेगेटिव प्रेशर है। पेशेंट यहाँ से इंस्पायर करते हैं, हम उसे कहते हैं मैक्सिमम जितनी एयर वो इंस्पायर कर सकते हैं उतनी इंस्पायर कर ले। ठीक है, द मैक्सिमम इंस्पिरेशन कैपेबिलिटी पेशेंट की तकरीबन 6 लीटर होती है। हम फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करके फिर हम उसे कहते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें। अब ना दैट इज द पॉइंट, जब यहाँ तक पेशेंट ने मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, इसके बाद वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं और जितना रैपिडली कर सकते हैं उतना करते हैं, तो हमें इस तरह का एक कर्व मिलता है। और हम पेशेंट से रिपीटेड साइकिल्स करवाते हैं 2 से 3, उसमें हमारा ये लूप बन जाता है। अब अगर आप इसमें देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि ये वाला जो वॉल्यूम है दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल नेवर लीव द लंग्स। दिस इज द वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज द वाइटल कैपेसिटी। अब अगर आपको याद हो तो वाइटल कैपेसिटी 3 चीज़ों का सम था: इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें सम होती हैं तो वाइटल कैपेसिटी बनती है, एंड दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो पेशेंट को हम कहते हैं कि वो इंस्पायर करे, तो वो वाइटल कैपेसिटी बनती है। और अगर आपको याद हो, अगर हम इन दोनों चीज़ों को सम कर लें, वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब विदाउट फर्दर अडू हम जरा पैथोलॉजिकल पैटर्न्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला पैथोलॉजिकल पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस के अंदर हमारे डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट, एम्फिसेमा, देन वी हैव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एंड एक और डिजीज़ है जिसको हम इसी पैटर्न पे ले आते हैं लेकिन वो थोड़ी एटिपिकल डिजीज़ है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, एस्थमा। अब हम इसको एटिपिकल सीओपीडी क्यों कहते हैं, एटिपिकल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में एम्फिसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये क्रॉनिक कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन एस्थमा क्रॉनिक नहीं है, एस्थमा एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूट होती है। दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं दे आर टू सम एक्सटेंट, टू मोस्ट एक्सटेंट दे आर इरिवर्सिबल, लेकिन एस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है, इसलिए हम इसको सीओपीडी की अम्ब्रेला के अंदर बहुत कंफर्टेबली प्लेस नहीं कर पाते। बट ये इसका पैटर्न जो हमें हमारे फ्लो लूप्स के ऊपर या फिर हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मिलता है पैटर्न इसका, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, तो हम इसको इसमें क्लासीफाई कर लेते हैं। चलें, अब हम बात कर रहे थे कि हमें आपको फ्लो लूप्स में मिलेगा क्या।
इन फ्लो लूप्स आपको मिलते हैं। आपका जो कर्व होगा, पेशेंट यहाँ से इंस्पायर करना स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन होती है। जब पेशेंट एक्सपायर करना स्टार्ट करेगा तो एक स्कूप बनता है, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, एक स्कूप्ड अपीयरेंस आती है लंग्स के अंदर, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो कर्व है दैट हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि आपका नॉर्मल जो लूप था वो इस तरह का होना चाहिए था, और ये पूरा का पूरा लूप उठ के लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया। अब इसकी दो सिग्निफिकेंसेज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ये स्कूप क्यों बना। स्कूप बनने की वजह ये होती है कि जब पेशेंट की एयरवेज होते हैं इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, वो कोलैप्स करते हैं टाइम ऑफ एक्सपिरेशन, ठीक है। पेशेंट हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स के अंदर होते हैं और पेशेंट पर्स्ड लिप्स के साथ एक्सपायर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट कैन लेट द एयर इनटू द लंग्स बट कांट लेट इट आउट, राइट। तो ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस के अंदर आपके लंग्स हाइपर इन्फ्लेटेड है, और दूसरी बात ये हो रही है कि जैसे ही पेशेंट फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने लगता है तो उसके एयरवेज कोलैप्स कर जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इन एम्फिसीमा अगर हम बात करें तो उनके इर्द गिर्द की जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। अगर हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें उनमें प्लगिंग हो जाती है, ठीक है। सो द पॉइंट पेशेंट एक्सपायर करता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स नॉर्मली भी थोड़े से कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, और जिन पेशेंट्स के अंदर सीओपीडी या ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न होता है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो हमें सेकंड और थर्ड सेकंड के अंदर, यानी कि अगर मैं उसे कहूँ कि आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन करनी है तो फर्स्ट सेकंड तक कुछ हद तक नॉर्मल एक्सपिरेशन आ जाती है, लेकिन अगले सेकंड और थर्ड हाफ ऑफ एक्सपिरेशन के अंदर आपको स्कूप्ड अपीयरेंस मिल जाएगी। दूसरी बात ये, मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो आपका कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वाज, सपोज करते हैं, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, ग्राफ इतने इनएक्यूरेट नहीं होते, लेकिन क्योंकि लाइक अब मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ, दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम जो नॉर्मल सिचुएशन में था, लेकिन अब जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न के साथ आया है, दिस इज द पैटर्न जो यहाँ पे अब आ रहा है। देखिए देखिए, रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ तक पहुँच गया, इंक्रीज करके रेजिडुअल वॉल्यूम। हमारा जो टोटल लंग कैपेसिटी थी यहाँ से लेके यहाँ तक TLC थी, यानी कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन और रेजिडुअल वॉल्यूम के दरमियान में वी हैड टोटल लंग कैपेसिटी। अब आप देखें टोटल लंग कैपेसिटी भी इसमें इंक्रीज कर गई है। तो यहाँ पे हमें दो बातें पता लगी कि इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, एक तो स्कूप्ड अपीयरेंस आएगी एंड द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, जिसका मतलब है कि आपकी टोटल लंग कैपेसिटी और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर इट इज मेंशन्ड कि दे कैन इंक्रीज अप टू मोर देन 120% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीजेस की। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर हमारी जो डिजीज़ आती हैं उसके अंदर ILD बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लंग डिजीज़ है, सार्कोइडोसिस है, बेरिलियोसिस है, देयर आर अ लॉट ऑफ देम, लेकिन दे आर जस्ट, मैं ये सिर्फ एग्जाम्पलीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। हमारा इस टाइम पे फोकस ये होना चाहिए कि हम इसका कर्व स्टडी कर सकें कि वो कर्व कैसा आएगा। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली बट समवट अपोजिट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। पहली बात यह है कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में प्रॉब्लम क्या है। द प्रॉब्लम इज, द पैथोलॉजी इज कि आपके लंग्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं कर पाते जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, और एक्सपायर मतलब बेसिकली आपके लंग्स में एयर एंटर ही नहीं कर पा रही। इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज आपके लंग्स बहुत ज़्यादा फाइब्रोज्ड हो जाते हैं, और इन सपोज कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है या ओबेसिटी है तो बेसिकली लंग्स के पास स्पेस नहीं है इन कम्प्लीटली इन्फ्लेट हो पाने की। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज में अगर एयर प्रॉपरली अंदर नहीं जा रही, तो मतलब अगर एयर का जो वॉल्यूम है वो कम है जो इंस्पायर हुआ है, तो कम ही वॉल्यूम एक्सपायर होगा, तो हमारा जो वॉल्यूम फ्लो लूप है वो उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें, सो इट विल लुक समवट लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड अपना नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम लूप बनाऊँ तो वो इस तरह का नजर आएगा, समवट लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, अब मसला यहाँ पे अब दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि इसका साइज़ उसकी निस्बत काफ़ी छोटा है, ठीक है, वॉल्यूम भी श्रिंक किया। अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखें तो भी ये छोटा है, वर्टिकल एक्सिस में भी छोटा है, फ्लो रेट भी कम है, और आपका जो एयर का वॉल्यूम है दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। इसके अंदर दो तीन चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम ये था, तो इस सिचुएशन में रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है, जो न्यू रेजिडुअल वॉल्यूम आपके रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न के अंदर आ रहा है दैट इज जस्ट दिस बिग। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अगर मैं TLC की बात करूं तो TLC इस कंडीशन के अंदर इतना था, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर यहाँ तक, दिस वाज द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ नॉर्मल लंग, दिस इज द TLC इन अ रिस्ट्रिक्टिव लंग। तो इसका मतलब हो गया कि TLC भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो इससे हम यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं
कि इन रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न द TLC एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम बोथ ऑफ देम अंडरगो अ डिक्रीज, और ये डिक्रीज जो होता है ये तकरीबन लाइक इट इज़ अबाउट 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी कि अगर हम कुछ वैल्यू सपोज कर रहे थे 1 लीटर, सो इट विल बी 0.8 लीटर आपका आता ही, मतलब मैं आपको हाइपोथेटिकल वैल्यूज बता रहा हूँ, लाइक इट विल बी 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू, दोनों चीज़ें डिक्रीज कर जाएंगी इन रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न। चलें, उसके बाद हम बात करते हैं जो वेरिएबल थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब वेरिएबल थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन को ज़रा समझिए। थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन कई तरह से हो सकती है। वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर चेंज करती है, जिसका पैटर्न जैसे अगर मैं ट्रेकियोमलेशिया की बात करूं तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ट्रेकिया पेटेंट होता है, जैसे ही पेशेंट एक्सपायर करता है बंद हो जाता है, ठीक है। सो उसके अंदर एक्सपिरेटरी वेरिएबिलिटी है, यानी कि वो ट्रेकिया वैसे पेटेंट है, जैसे ही पेशेंट एक्सपायर करने की कोशिश करता है ट्रेकिया कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। इसी तरह वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के अंदर एक्सपिरेशन नॉर्मल होती है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन वो कोलैप्स कर जाते हैं। सो ये कांस्टेंट नहीं है, दैट इज़ अ वेरिएबल काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं यही बात करूं किसी को ट्रेकियल स्टेनोसिस है, वो तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में उसका नेचर चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन है और वो इंस्पिरेशन में भी है, एक्सपिरेशन में भी है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब अगर मैं बात करूं वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक, पहले इंट्रा की बात करें, वेरिएबल इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी हमारी जो एग्जांपल होती है दैट कैन बी आपका जो ट्रेकियोमलेशिया है, या हम इसमें बात कर सकते हैं अबाउट सम मीडियास्टिनल मैस। मीडियास्टिनल मैस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, थाइमोमा आ सकता है, कोई आपके लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए हैं, कोई थोरेसिक मतलब आपका जो मीडियास्टिनल ट्यूमर्स इसके अंदर आते हैं, सो दे कैन कॉज वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन। अब वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने आपको अभी कहा कि ये जो ट्रेकियोमलेशिया है या फिर आपकी जो इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं वेरिएबल, वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन कोलैप्स कर जाती हैं, आपके एयरवे को ड्यूरिंग एक्सपिरेशन बंद कर देंगी। तो आपका जो कर्व होता है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इंस्पिरेशन विल बी नॉर्मल लेकिन एक्सपिरेशन प्लेट्यू करेगी। अगर इसको आप कंपेयर करें हमारे नॉर्मल, इसके अंदर वॉल्यूम्स का इशू नहीं होता, सिर्फ आपको पता लगता है कि आपका फ्लो रेट चेंज हो रहा है। सो एक्सपिरेशन वाला जो लूप है वो आप देखो तो ऊपर प्लेट्यू कर गया है। दिस इज द लूप दैट वी गेट इन वेरिएबल इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम बात करें वेरिएबल एक्स्ट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शंस की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। अब अगर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की बात करें तो इसमें मसला ये होता है कि आप एक्सपायर नॉर्मली करते हो, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एयर आपके लंग्स से बाहर आ रही होती है, ठीक है, तो आपका जो एक्सपिरेशन का कर्व होता है वो नॉर्मल बनता है। लेकिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब आप इंस्पायर करते हो तो वोकल कॉर्ड्स, इट इज़ जस्ट लाइक आप किसी पाइप में बहुत तेज़ी से एयर गुजारें तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंस्पिरेटरी कर्व होता है वो फ्लैटन कर जाएगा। अगर आप इसी को कंपेयर करें हमारे नॉर्मल लूप के साथ तो वो नॉर्मल लूप तो कुछ इस तरह का होता लाइक दिस, बट हमारे वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो इंस्पिरेटरी लूप है उसके अंदर फ्लैटनिंग आ जाती है। फिर अगर हम फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो ट्रेकियल स्टेनोसिस होता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस के अंदर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन फिक्स्ड है, यानी कि वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चेंज नहीं कर रही है, ट्रेकिया बंद है, ठीक है, तो वो इंस्पिरेशन में भी बंद है, एक्सपिरेशन में भी बंद है। तो यहाँ पे आपका जो लूप आता है वो दोनों तरफ से फ्लैटन हो जाता है और एक ओवल शेप लूप बनता है जो कुछ इस तरह का नजर आएगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल से कंपेयर करूँ तो दिस इज द नॉर्मल लूप, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो एक ओवल शेप लूप बन गया। सो दीज आर द पैटर्न्स जो हमारे एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।